अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज़ी। मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ लेसन नंबर 24 तक शेयर किया था। आज के इस लेक्चर में मैं लेसन नंबर 25 से स्टार्ट कर रही हूँ, ग्रुप कम्युनिकेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। तो आज का हमारा लेसन है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं जो हम दो या तीन से ज़्यादा जो लोग होते हैं जो एक ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, वो हमारे क्लास फेलोज़ भी हो सकते हैं, हमारे टीचर्स का ग्रुप भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है। तो उनकी जो कम्युनिकेशन है, वो जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो हमें एक यूनिवर्सिटी में एक दे दिया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक, ग्रुप फॉर्म में, कि आपने ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंटेशन देनी है। तो हम क्या करते हैं कि जो जितने लोगों का वो ग्रुप होता है उसको ग्रुप कहते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ प्रेजेंटेशन के से रिलेटेड, तो उसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। अब यहाँ पे एक टॉपिक है ग्रुप मीटिंग का। तो ग्रुप मीटिंग कहते हैं कि ग्रुप अगेन वही कि ग्रुप कम्युनिकेशन जो होगा वही ग्रुप मीटिंग होगी। हम लोग ग्रुप की फॉर्म में एक मीटिंग रख लेते हैं। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन की आपको एग्जांपल दी कि हमें जो टॉपिक मिल जाता है, हम लोग उसके बारे में जो हम प्लान करते हैं, जो मीटिंग रखते हैं, तो उसका हम मीटिंग कहेंगे, जो हम सारी चीज़ों की प्लानिंग करेंगे। तो मीटिंग जो है वो उसके डिफरेंट पर्पस भी हो सकते हैं। हम किसी भी पर्पस के लिए मीटिंग रख सकते हैं, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर हम कोई डिस्कशन, इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने के लिए, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कोई भी पर्पस हो सकता है मीटिंग का। तो इनफॉर्मल ग्रुप होता है जो हम लोग कैजुअली यूज़ करते हैं, लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, उसको इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं। और फॉर्मल ग्रुप वो होता है जो हम बिज़नेस से रिलेटेड करते हैं, जो हमें प्लान करना पड़ता है, तो उसको हम फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप की ये स्टेजेस हैं: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, ओरिएंटेशन, एमरजेंस, सॉल्यूशंस, कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जिसमें फॉर्मिंग का ये मतलब है कि हम लोग ग्रुप को स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। स्टॉर्मिंग का मतलब है हम पोजीशंस ग्रुप के मेंबर्स की सेट कर देते हैं कि तुम्हारा स्टेप नंबर 1 है और तुमने ये टॉपिक डिस्कस करना है, और सेकंड तुम्हारा पोजीशन है, मतलब पोजीशंस को सेट कर देते हैं। नॉर्मिंग है प्रोसेस हमारा शुरू हो जाता है। परफॉर्मिंग है कि हम अपने प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ओरिएंटेशन कहते हैं जैसे हम प्रेजेंटेशन को देते हैं ऑडियंस के सामने, उसी तरह से ओरिएंटेशन भी होती है जो हमें लोगों के सामने देनी होती है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट है, इमरजेंस है, सॉल्यूशंस हैं। तो ये स्टेजेस हैं जो मैंने आपको बताई हैं। पर्पस ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। अब हम पर्पस देखते हैं, जो मैं आपको कह रही थी कि डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। तो सबसे पहला पर्पस है इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स। इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स में आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, जो आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हो ऑडियंस के साथ, कोई फैक्ट है, कोई लॉजिक है उस बात में, वो ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट बात है तो आप डिस्कस करना चाह रहे हो ऑडियंस के साथ, तो वो चीज़ें जो होंगी वो इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स में आएंगी। सेकंड है सजेस्टेड सॉल्यूशन मीटिंग। तो इसमें क्या होगा कि हम सजेशंस देंगे, हम सॉल्यूशंस देंगे। इस तरह की मीटिंग्स में हम ये दो चीज़ें देंगे। सजेशंस मीन्स हम अपनी ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम किसी ने हमें बताई है तो हम उसका सलूशन देंगे। थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग में क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम बताएंगे, उसके बाद हम सलूशन बताएंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग में आएंगी। उसके बाद है ग्रुप डिस्कशन डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि हम ग्रुप में रह के कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे हम कोई भी चीज़ है उसके बारे में हम डिसाइड करते हैं। तो वो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं ग्रुप में। 6 स्टेप्स हैं इसके। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, सही तरह से उसको देखते हैं प्रॉब्लम है क्या।
प्रॉब्लम एनालिसिस में हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके वन बाय वन फिर उसका एनालिसिस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन जनरेशन में हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन एवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन में भी हम अगेन सॉल्यूशन से रिलेटेड मटेरियल इकट्ठा करते हैं। फाइनल डिसीजन में हम फाइनल एक डिसीजन बना लेते हैं कि हमारे स्टेप्स हो गए हैं, प्रॉब्लम हमने देख ली है, उसका एनालिसिस कर लिया है, उसका क्राइटेरिया सेक्शन देख लिया है, उसका सॉल्यूशन सेक्शन देख लिया है। अब हमारा लास्ट स्टेप है फाइनल डिसीजन। तो हमने फाइनल डिसीजन में देखना है कि हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो प्रॉब्लम हो गई है हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। उसके बाद मेजॉरिटी वोट जो मेंबर्स ने अपने ओपिनियंस शेयर किए होते हैं हमारे साथ, हम उसका एक वोट बना लेते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो फाइनल डिसीजन में आएंगी जो हम लोग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं टू जनरेट आइडियाज़ एंड शेयरिंग नॉलेज। लाइक हम अपने आइडियाज़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, जो उसको हम शेयर करते हैं। हमारी जो नॉलेज है, हमें एक टॉपिक से रिलेटेड कितना पता है, हम उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। एक प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की टिप्स यहाँ पे बताई हुई हैं कि क्या टिप्स होती हैं। एक तो होती है जनरेशन ऑफ आइडियाज़ और एनालिसिस एंड एक्शन प्लानिंग। जनरेशन ऑफ आइडियाज़ यही कि हम आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। एक प्रॉब्लम है हमारे पास तो हम उसके आइडियाज़ उसको सोचते हैं कि हम इसका कैसे कैसे आइडिया लेते हैं, एक बार उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम एक्शन प्लानिंग करते हैं कि अब हमें फ़ाइनल में क्या करना है। तो आइडिया सबसे पहले जो होता है जनरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, फिर एक्शन प्लानिंग। ये 3 फ्रेजेस हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के। उसके बाद यूज़फुल बताई हुई हैं यहाँ पे चीज़ें उन्होंने। जनरेटिंग मैनी आइडियाज़ इज़ अ शॉर्ट टाइम, इनकरेजिंग क्रिएटिव स्पॉन्टेनियस थिंकिंग। तो ये वो चीज़ें हैं जो यूज़फुल हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। अब है स्टाइल्स ऑफ ग्रुप लीडरशिप। तो पहला है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन में क्या होता है कि लीडर ने हर चीज़ को प्लान करना होता है, मेंबर्स का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। तो लीडर ने अपना प्लानिंग करनी होती है, डिसीजंस बनाने होते हैं, पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। मतलब कि जो भी रोल है ना वो टोटली लीडर का है, मेंबर्स इसमें सिर्फ उसके कहने के मुताबिक काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्कूल में जाएं तो स्कूल की एक प्रिंसिपल बनी होती है जिसने अपने टीचर्स को, अपने टीचर स्टाफ को ऑर्डर्स देने होते हैं कि ये क्लासेस की तुम लोगों ने इन क्लासेस को पढ़ाना है, और स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से ऑर्डर मिले होते हैं। तो वो टोटली डिपेंड करता है प्रिंसिपल पे स्कूल। तो इसी तरह से जो स्कूल का लीडर होता है वो एक प्रिंसिपल होती है। तो इसी तरह से इसकी भी एग्जांपल, इसी तरह से ये भी स्टाइल है कि यहाँ पे जो लीडर होगा वही हर चीज़ को ऑर्डर देगा, हर चीज़ को बनाएगा, प्लान करेगा, डिसीजन पॉलिसी सब कुछ वही करेगा। तो नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या है कि बोथ मेंबर्स एंड लीडर दोनों इसमें काम करेंगे। ये नहीं है कि मेंबर काम नहीं कर रहे तो लीडर काम कर रहे हैं, अगर मेंबर काम कर रहे हैं तो लीडर नहीं काम कर रहे। दोनों जो चीज़ें हैं इसमें, इस स्टाइल में दोनों जो पर्सन्स हैं, मेंबर और लीडर, दोनों काम करेंगे। आगे है लेस इज़ फेयर। लेस इज़ फेयर में क्या होता है कि लीडर जो है वो अलाउ कर देता है मेंबर को कि तुम लोगों ने खुद ही पॉलिसी बनानी है, प्लान करना है, अपना ओपिनियन देना है। लाइक इसमें लीडर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने डेमोक्रेटिक में पढ़ा है कि लीडर की ज़रूरत फिर भी होती है। अगर मेंबर कोई चीज़ पॉलिसी बना भी रहा है फिर भी लीडर की ज़रूरत है उसे किसी ना किसी पर्पज़ में। लेकिन लेस इज़ फेयर में क्या है कि टोटली वो लीडर जो है वो अलाउ कर देता है कि तुम लोगों ने ही पॉलिसी बनानी है, और विदाउट एनी गाइडेंस वो कुछ भी नहीं उसको गाइड करता। वो सारा कुछ ओपिनियन वगैरह, पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ उनका मेंबर का अपना होता है। उसके बाद है प्लानिंग दी मीटिंग। हम कैसे प्लान करते हैं मीटिंग के लिए। तो सबसे पहले तो डिफ़ाइन दी पर्पस। हमने डिफ़ाइन करना है कि इस टॉपिक का, इस मीटिंग का पर्पस क्या है। डिसाइड हु टू पार्टिसिपेट कौन से लोग करने वाले हैं। अरेंज फॉर मीटिंग डेट टाइम प्लेस, अरेंजमेंट कर लेनी है डेट की, टाइम की, प्लेस की, कब हम ये मीटिंग को रखने वाले हैं। क्रिएट एन एजेंडा को क्रिएट कर लेना है। अमाउंट्स द मीटिंग, चेक ऑन फिज़िकल अरेंजमेंट्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने प्लान करनी है।
प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द मीटिंग। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो है बिगिन विद एन ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे होता है कि हम लोग अस्सलामुअलैकुम से स्टार्ट कर सकते हैं, वेलकम से स्टार्ट हम लोग कोई ग्रीटिंग से शुरू कर सकते हैं। तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट हमने यूज़ करनी है। टॉपिक से रिलेटेड कोई छोटा सा इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं। इंगेज पार्टिसिपेंट इन डिस्कशन, इन पार्टिसिपेंट से आपने डिस्कशन कर लेनी है ताकि वो आपके टॉपिक की तरफ आपकी तरफ इंटरेस्ट शो करने लगे। अंडरस्टैंड द रोल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, आपने रोल के पार्टिसिपेंट्स के रोल को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद है स्मॉल ग्रुप सक्सेस डिपेंड ऑन 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। जो स्मॉल ग्रुप है वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, 3 टाइप्स हैं उसकी। ग्रुप टास्क रोल, ग्रुप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस रोल्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल रोल्स। तो इनकी वजह से जो है स्मॉल ग्रुप जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। उसके बाद आते हैं हम ग्रुप टास्क रोल इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग में क्या होता है कि हम अपनी सजेशंस को शो करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेते हैं। लाइक हमने प्रॉब्लम शेयर की, उसके बाद हमने एक फ़्लो चार्ट बना लिया, उसका प्रोसेस बना लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस बना लिया, फिर उसके बाद डाटा को सारा गैदर कर लिया, उसके बाद हमने सोल्यूशन दे दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इंफॉर्मेशन और ओपिनियन सीकिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन देते हैं, ओपिनियन शेयर करते हैं, इन चीज़ों को हम लोग लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इंफॉर्मेशन और ओपिनियन गिविंग, इसमें हम इंफॉर्मेशन और ओपिनियन को देते हैं, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कितनी समझ आई है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अपनी सजेशंस, अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ उन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं, कोई ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू बताए हुए हैं जब हमारी जो ग्रुप डिस्कशन है वो स्टक हो जाती है, जब हम लोगों के पास कोई और टॉपिक नहीं होता, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती शेयर करने के लिए। तो ये वो स्टेप्स हैं जो हमें फ्रेश कर देते हैं, जो ऑडियंस को और ज़्यादा मटेरियल हम कन्वे कर सकते हैं। सबसे पहला है क्लैरिफाइंग और एलेबोरेटिंग। इसमें क्या करते हैं, हम एक टॉपिक हमने ले लिया, हमने इन्फॉर्मेशन जितनी देनी थी हमने दे ली, अब हमें समझ नहीं आ रही हमने आगे कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, तो हम उसी चीज़ को क्लैरिफाई कर देंगे और एलेबोरेट कर देंगे। सेकंड पे है समराइज़। तो इसी तरह से हमने उसको समराइज़ करना है, समझाने की कोशिश करनी है, ऐसे क्लियर लैंग्वेज को यूज़ करना है, ऐसे कंसाइज वर्ड्स को यूज़ करना है। तो उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग है, इनकरेजिंग है, इनकरेज करना है, आपने अपनी ऑडियंस को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एक्सप्रेसिंग ग्रुप फीलिंग्स, आपने ग्रुप की फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है। उसके बाद आता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एक्टिव लिसनिंग, आपने जो भी आपसे सवाल कोई कर रहा है आपने उसको एक्टिवली अटेंटिवली सुनना है, उसके बाद उसका आंसर करना है। डिसरप्टिव बिहेवियर्स, लाइक कौन से बिहेवियर्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपने उसको इग्नोर करना है। पार्टिसिपेंट रोल इन अ ग्रुप मीटिंग, तो वो हम देखते हैं अब क्या रोल्स होते हैं पार्टिसिपेंट के ग्रुप मीटिंग में। ऑर्गेनाइज़र, ऑर्गेनाइज़र तो वो होता है जो ऑर्गेनाइज़ करता है पूरी मीटिंग को, उसको हम ऑर्गेनाइज़र कहेंगे। क्लैरिफायर, क्लैरिफायर वो होता है जो क्लैरिफाई करता है, हर चीज़ को क्लियरली डिफ़ाइन करता है। क्वेश्चनर वो होता है जो क्वेश्चंस करता है। तो उसके बाद आता है फैक्चुअल कंट्रीब्यूटर, एनर्जियर, आइडिया क्रिएटर जिसने आइडिया दिया होता है, क्रिटिकल टेस्टर जो क्रिटिकली टेस्ट करता है हर टॉपिक को, हर इंफॉर्मेशन को। तो उसके बाद आती हैं हमारा लेसन नंबर 26, एलिमेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। तो इसमें हमने एलिमेंट्स देखने हैं कि इफ़ेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है कर्टिसी। कर्टिसी का मतलब है यहाँ पे कि हम लोगों ने ऐसे रिस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज़ करना है, ऐसे अच्छे वर्ड्स को यूज़ करना है कि लाइक ऑफेंसिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करना। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वे में अपना लैंग्वेज को दिखाना है, अपना कम्युनिकेशन को यूज़ करना है। उसके बाद है करेक्टनेस, सही वर्ड्स का यूज़ करना है। इसमें आपका कर्टिसी में आपका एटीट्यूड भी आएगा। आप अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ, आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अगर एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा तो नेक्स्ट पर्सन पे आपका इम्प्रेशन जो है वो गंदा पड़ेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा आपका ये एटीट्यूड या आपका वे। तो एटीट्यूड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है, दीज ट्रूथ्स आर,
ह्यूमन नेचर में ये चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए। सेल्फ सेंटर्ड। अब सेल्फ सेंटर्ड का क्या मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं है कि जो पर्सन है उसमें ईगो है, वो डिसरिस्पेक्ट आपकी कम्युनिकेशन से शो कर रहा है, इस टाइप की चीज़ नहीं है। पीपल आर नॉट परफेक्ट, पीपल एक्सपेक्ट कर्टेसी, पीपल डू द बेस्ट दे कैन। पीपल आर नॉट परफेक्ट, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। पीपल एक्सपेक्ट कर्टेसी, पीपल्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके साथ रिस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज़ करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो ह्यूमन नेचर की हमें पता होनी चाहिए कि लोग हमारी लैंग्वेज को, हमारी कम्युनिकेशन से क्या रिएक्शन दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें अपनी माइंड में रखनी है। उसके बाद है करेक्टनेस। आपने अपनी लैंग्वेज में करेक्टनेस का यूज़ करना है, ऐसे सेंटेंसेस को बोलना है, ऐसे लैंग्वेज को यूज़ करना है जो टोटली करेक्ट हो। कंसाइजनेस का मतलब है कि आपने ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है, ऐसे ब्रीफ वर्ड्स को यूज़ करना है जो इतने लंबे सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करना, ब्रीफ वर्ड्स को यूज़ करना है ताकि नेक्स्ट पर्सन को, ऑडियंस को आपका मीनिंग अच्छे से कन्वे हो जाए। क्लैरिटी, क्लियर करना है हर सेंटेंस को। कंप्लीटनेस है, कंक्रीटनेस है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये एलिमेंट्स वो हैं जो हमारी कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे देखते हैं तो गाइडलाइंस हैं हमारे पास फॉर कर्टियस राइटिंग की। तो वो हम देखते हैं, इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस हमने इग्नोर करना है। अब कर्टियस राइटिंग क्या मैंने आपको बताई है, कर्टियस राइटिंग होती है कि हम लोगों ने रिस्पेक्टफुल वे में ऐसे रिस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज़ करना है अपनी राइटिंग में। तो उसकी गाइडलाइन हम देख रहे हैं अब। इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस, जो एक्सप्रेशंस हमें इरिटेट कर रहे हैं, हमने फिर भी अपनी रिस्पेक्टफुल वे को यूज़ करना है। अगर हमें कोई क्वेश्चन बुरा लग रहा है, अगर हमें ऑडियंस का कोई रिएक्शन बुरा लग रहा है, तो हमने उस चीज़ को इग्नोर करके उससे इरिटेट नहीं होना है और अपनी कर्टसनेस को शो करना है, अपनी रिस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज़ करना है वहाँ पे भी। तो सेकंड है इंक्लूड मीनिंगफुल अपॉलॉजीज़। तो इसमें भी आपने इसी तरह से करना है, इंक्लूड कर्टियस वर्डिंग। आपने ऐसी कर्टियस वर्डिंग को यूज़ करना है जो आपको एग्जांपल्स भी दी हुई हैं नीचे, वो आप देख सकते हैं। रिस्पॉन्ड इन अ टाइमली मैनर, रिस्पॉन्स करना है। अगर आपको किसी चीज़ के एक्सप्रेशंस बुरे लग रहे हैं ऑडियंस के, तो फिर भी आपने रिस्पॉन्ड जो है वो उसको टाइमली करना है और मैनर्ड वे में करना है। पॉजिटिव वर्डिंग, आपने पॉजिटिव वर्डिंग को यूज़ करना है, नेगेटिव वर्ड्स को नहीं यूज़ करना। ब्यास फ्री लैंग्वेज को यूज़ करना है। यहाँ पे दिया हुआ है जेंडर बियास, आप किसी की जेंडर पे बात नहीं कर सकते, किसी को इतना हाईलाइट नहीं करना है अपनी लैंग्वेज में कि नेक्स्ट पर्सन जो है, जो ऑडियंस है आपका, वो इस चीज़ को फील करे। लेसन नंबर 27, एलिमेंट्स ऑफ अफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। ये वो चैप्टर्स एक चलते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा करेक्टनेस। करेक्टनेस मैंने आपको बताया था कि करेक्ट चीज़ों को यूज़ करना है, करेक्ट लैंग्वेज को यूज़ करना है, आपकी ग्रामर प्रॉपर हो, आपकी पंक्चुएशन प्रॉपर हो, आपका स्पेलिंग प्रॉपर हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने करनी है। 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। यूज़ द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, चेक एक्यूरेसी ऑफ वर्ड, इंफॉर्मेशन एंड डाटा। जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जो डाटा आप शेयर कर रहे हो, जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, वो आपने चेक कर लेना है कि वो करेक्ट हैं या करेक्ट नहीं है। यूज़ करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन, आपने पंक्चुएशन का यूज़ ठीक करना है, ग्रामर का यूज़ ठीक करना है, स्पेलिंग ठीक लिखने हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो करेक्ट करती हैं आपकी कम्युनिकेशन को। थर्ड है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब है आपने वर्ड्स को ब्रीफ करके यूज़ करना है, लॉन्ग वर्ड्स को यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल, आपने रेलिवेंट मटेरियल को यूज़ करना है। लाइक कंसाइज वर्ड्स को यूज़ करना है, इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसी को शेयर करना है, रेलिवेंट मटेरियल को शेयर करना है, इररेलेवेंट मटेरियल को स्किप कर देना है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटिशन, जो बार बार वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो उसको आपने अवॉइड करना है। क्लैरिटी, आपने क्लियर वर्ड्स को यूज़ करना है, जो चीज़ आपको क्लियरली शो हो रही है, इनडायरेक्टली वर्ड्स को यूज़ नहीं करना। उसके बाद चूजिंग प्रिसाइज, कंक्रीट एंड फैमिलियर वर्ड्स,
आपने ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जो नेक्स्ट पर्सन को इजीली समझ आ जाएगा इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो, तो इजीली उसको समझ आ जाएगा। फैमिलियर वर्ड्स को यूज़ करना है, प्रीसाइज वर्ड्स को यूज़ करना है, ताकि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव बन सके। कंक्रीट वर्ड्स, अगेन वही कि आपने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ करना है। यहाँ पे एग्जांपल भी दी होगी, वो आपने देखनी है। कंस्ट्रक्टिंग इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ, तो हम अपने सेंटेंसेस को, अपने पैराग्राफ्स को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं वो हम देखते हैं। लेंथ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारी लेंथ जो है वो हमारे पैराग्राफ को और हमारे सेंटेंसेस को अच्छा बना सकती है। अगर हम लोग छोटे वर्ड्स सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे, अगर हम अपनी लेंथ का ख्याल रखेंगे, तो हमारा पैराग्राफ जो है वो अच्छा बन सकता है, अच्छा ऑडियंस को लग सकता है। उसके बाद है यूनिटी। हमने अपने सेंटेंसेस में, अपने पैराग्राफ्स में यूनिटी को शो करना है। एक जो सेंटेंस है वो दूसरे के साथ लिंक्ड कर होना चाहिए, उसको यूनिटी को शो करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो सेंटेंस है वो दूसरे से इररेलेवेंट है। आपका मटेरियल जो है, जो होल पैराग्राफ है, जो होल सेंटेंसेस हैं, वो आपके एक दूसरे के साथ लिंक्ड होने चाहिए। कोहेरेंस का मतलब है कि आपका जो सेंटेंसेस हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, वो क्लियर तौर पे ऑडियंस को समझ आने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उनको होनी चाहिए। एम्फसाइज़ का मतलब है कि एम्फसाइज़ कुछ सेंटेंसेस को और पैराग्राफ्स को आपने एम्फसाइज़ करना है कि आपका समझाने का मतलब आपको, ऑडियंस को और तरह से क्लियर हो जाए कि क्या बात आप करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं। लेसन नंबर 28, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। ये आगे और डीपली बताया हुआ है। कंक्रीट को, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को आपने यूज़ करना है। टू मेक योर राइटिंग कंक्रीट यू शुड, अब आपको क्या करना है कंक्रीट राइटिंग के लिए, कैसे बना सकते हो आप। इंक्लूड एज मच स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। यूज़ एक्टिव रदर देन पैसिव वर्ब्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने यूज़ करनी है कंक्रीट वर्ड्स के लिए। लेसन नंबर 29 है प्रिपेयरिंग फॉर अफेक्टिव बिजनेस राइटिंग। अब हमने प्रिपेयर करना है अपनी बिजनेस राइटिंग को, हम कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं, कामयाब बना सकते हैं, तो वो अब हमने प्रिपेयरिंग करनी है। तो सबसे पहला है, यहाँ पे उन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं, स्टेजेस बताई हुई हैं, वो हम देखते हैं अब। कि सबसे पहली है प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज में हमने क्या करना है, अपना पर्पस डिटरमाइन करना है। कंसीडर योर रीडिंग, चूज़ योर आइडिया, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट कंटेंट। प्लानिंग स्टेज में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम अपना पर्पस देखते हैं कि हमारा पर्पस क्या है इस राइटिंग के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक को एनालाइज करते हैं, अपना आइडियाज़ जो हमारे माइंड में आ रहे होते हैं हम उनको चूज़ करते हैं। उसके बाद हम अब एक अप्रोप्रिएट कंटेंट बना लेते हैं। सेकंड पे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। अब ये ऑर्गेनाइजिंग स्टेज है, इसमें हम हर जो हम मटेरियल हमने माइंड में अपना सोचा है, जो चूज़ किया है, वो हम अपने जो है ऑर्गेनाइज कर लेते हैं उसे। जैसे कि आप अगर टेक्स्ट बुक की आउटलाइन चेक करें, अगर आप लोग उसका टेबल कंटेंट चेक करें, तो वो ऑर्गेनाइज वे में हर चीज़ लिखी होती है टॉपिक, तो आप इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। उसके बाद है ड्राफ्टिंग स्टेज। इसमें आपने क्या करना है, कंपोज करना है बॉडी को, डेवलप अप्रोप्रिएट एंडिंग पैराग्राफ। बिगनिंग कैसे करनी है, बॉडी कैसे आपने सेट करनी है, एंडिंग पैराग्राफ में आप क्या करोगे, ये सारा कुछ आपका ड्राफ्टिंग स्टेज में आएगा। एडिटिंग स्टेज, इसमें आपने जो चीज़ जो आपसे मिस्टेक हुई है पैराग्राफ्स में, बिगनिंग में, बॉडी में, एंडिंग में, तो उस चीज़ को आपने एडिट करना है। प्रूफ रीडिंग, इसमें एंड पे आपने एडिटिंग कर लेनी है, जब आपने अपनी मिस्टेक्स को स्किप कर देना है, इरेज कर देना है, उसको देख लेना है। उसके बाद आपने एंड पे प्रूफ रीडिंग करनी है कि आपकी सारा जो पैराग्राफ है, जो सेंटेंसेस हैं, वो ठीक है या नहीं। तो ये डीपली अब उन्होंने बताया हुआ है कि प्लानिंग स्टेज में क्या होगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दिया है। लेसन नंबर 30 है प्रिपेयरिंग फॉर अफेक्टिव बिजनेस राइटिंग। इसमें भी अगेन वही है, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज है, जिसमें हमने टॉपिक्स को देख लेना है। डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट मेथड इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द जर्नल स्टेटमेंट फर्स्ट। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि प्रेजेंट किया जाता है जर्नल स्टेटमेंट को। इसमें पॉजिटिव न्यूज़ से रिलेटेड है, ये गुड न्यूज़ से रिलेटेड है।
हमने कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ को प्रेजेंट करना है, कोई गुड न्यूज़ को प्रेजेंट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन है ऐसी, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड को यूज़ करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड में इसका ऑपोजिट होगा ऑब्वियसली। इनडायरेक्ट मेथड में हम नेगेटिव न्यूज़ को और मैसेजेस को शेयर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, और इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फर्स्ट पे आएगी। और क्या कहते हैं, जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट में पॉजिटिव न्यूज़ को शेयर किया था पहले, इसमें हम इनडायरेक्ट में नेगेटिव न्यूज़ को और मैसेजेस को शेयर करेंगे। लेसन नंबर 31। अब ये जो लेसन्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उनके मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ से कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, इतना सब रीड नहीं करके आपको दिखा रही। तो लेसन नंबर 31 है, वो भी इसी से ही रिलेटेड है कि हम अपनी बिज़नेस राइटिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। ड्राफ्टिंग स्टेज, जो हमने स्टेजेस पढ़ी थी वो आपको मैं ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। तो ड्राफ्टिंग स्टेज में भी हम लोगों ने, जो मैंने आपको बताया था, बिगनिंग कैसे करनी है, बॉडी कैसे आपने सेट करनी है, अपना मेन बॉडी कैसे सेट करनी है, लाइक मिडल बॉडी जो होती है वो आपने कैसे सेट करनी है, एंडिंग कंक्लूजन आपने किस तरह से करनी है, तो वो पैराग्राफ्स में आपकी ड्राफ्टिंग स्टेज में आएगा। तो आज मैंने आपके साथ लेसन नंबर 31 तक शेयर किए हैं, अपने सारे लेक्चर्स को, अपनी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको समझ में आई होगी हर एक लेसन की। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।